अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। सबसे पहले जो आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उनसे मैं बहुत ज़्यादा माजरत खा हूं। उनका नाम है बलवीर सिंह, इंडिया पंजाब से उनका ताल्लुक़ है और वाकई उनकी कहानी को मुझे बहुत पहले सुना देना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में जो कहानी मुझे भेजी जाती है उसकी मैं नंबरिंग करता हूँ तो शायद वो डबल हो गया, जिसकी वजह से ये कहानी बहुत जल्दी मुझे सुना लेनी चाहिए थी जो मैं लेट सुना रहा हूँ। तो बलवीर पाजी माफ़ कीजिएगा और आई एम रियली सॉरी, मैंने बिल्कुल कतन ऐसा ख़ुद से नहीं किया। मैं हर मेरिट पे काम करता हूँ। आपका जो नंबर था उस हिसाब से आप बहुत लेट हो गए। वो हुआ ये था, जो आपको मैंने नंबर दिया था उस तरह का एक सेम नंबर और भी सेव हो गया था। तो मैंने ये किया है कि आपने मुझे मेरे ख्याल में 2 या 3 कहानियाँ भेजी हैं। आपकी आज कहानी एक शामिल कर रहा हूँ जो बहुत मज़े की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपकी कहानी को ही प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा, क्योंकि लेट हो गए आप तो इसका यही खमियाजा है कि आपकी कहानियाँ ही इंशाल्लाह जितनी हैं मैं सारी सुना देता हूँ। अच्छा, जो इन्होंने मुझे कहानी भेजी है उसी से ही लिंक करती हुई एक छोटी सी कहानी मुझे किसी ने भेजी थी जो मैंने प्रोग्राम में शामिल नहीं की थी, क्योंकि ये एक हॉरर स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ। वो हॉरर तो नहीं है लेकिन वो भी इससे मिलती जुलती है। तो आज बलवीर पाजी की जो कहानी है उसके के साथ बिल्कुल सिंक करती है, बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने भी उस कहानी में जो लिखा कि मेरे दिल में ये ख्यालात आ रहे थे कि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, इस तरह आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं, ये है ये। तो वो ये ऐसी ही छोटी सी कहानी है जो मैं शुरू में सुना देता हूँ। मुझे अब माजरत चाहूँगा, उनका नाम भूल गया जिन्होंने भेजी थी। उनका कहना ये था, वो भी इंडिया से भेजी गई थी, ट्रक ड्राइवर थे। मैं माजरत खा हूँ, अगर आप कमेंट्स में मुझे अपना नाम लिख देंगे तो मैं अगली कहानी में इंशाल्लाह बलवीर पाजी की कहानी जो सुनाऊंगा उसी में आपका नाम भी ले लूँगा। काफ़ी पुरानी ये कहानी है, छोटी सी है, लिंक नहीं करती थी इसलिए इसको जोड़ नहीं सकता। उनकी कहानी थी, अब मैं भूल चुका हूँ उनके एड्रेस क्या थे, किस शहर से किस शहर जा रहे थे, ये याद है। इंडिया की कहानी, सच्ची कहानी है। वो कहते हैं रात का टाइम था, हम लोग जा रहे थे, तकरीबन कोई 10:30-11 बजे का ये टाइम था। उनका कहना ये है कि हम खाना वगैरह हमने खाया, रात को हमने अपना ट्रक रोका। ट्रक ड्राइवर की एक पहली बात तो मैं बता दूं, एक अलग थलग ज़िंदगी होती है। ये अपने बीवी बच्चों से दूर एक लंबे रूट पे जा रहे होते हैं। उनका सबसे बड़ा साथी उस वक्त होता है वो सवारी जिस पे वो सवार होते हैं, जिसको वो चला रहे होते हैं, और उस ड्राइवर के साथ बैठा हुआ वो कंडक्टर जो इस वक्त कोशिश करता है मैं खुद भी जागूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं तो मेरे उस्ताद को भी ऊँघ आ जाए, उस्ताद को भी नींद आ जाए। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। जब थकते हैं तो कुछ देर के लिए लेट से जाते हैं, फिर पहुंचना होता है और फिर सफ़र ज़िंदगी को उसी सवारी पे रवां दमा रखते हैं। ये रातों के शहजादे होते हैं, अंधेरों में यूं चलते हैं जैसे सड़क के ऊपर इनके ट्रकों की रोशनी फैलती है तो ऐसे लगते हैं शहजादे हैं। इन लाइटों के साथ, इन सवारियों के साथ, इन रस्तों के लिए बने ही यही हैं। ये रात के राही हैं, रात को ही सफ़र करते हैं। दिन को बाकी ट्रैफिक चलती है और रात को बहुत से शहरों में ट्रकों को आने की रात को इजाज़त होती है। तो वो कहते हैं रात के कोई 11 बजे, 11:30 बजे का टाइम था। हमें एक खातून ने जो सूटेड, मतलब उसका ड्रेस इस तरह का था कि पेंडू नहीं, एक मॉडर्न लड़की थी। उसने जीन्स पहनी हुई थी, एक शर्ट पहनी हुई थी। उसके लिबास को दूर से लाइट में देख के अंदाज़ा हुआ कि इंतहाई किसी पढ़े लिखी ख़ानदान से है, किसी खाती पीती फैमिली से है। उसके बाल भी सलीके से बने हुए थे, यानी दूर से ही उसका गेटअप ऐसा नज़र आ रहा था कि लगता था कि ये कोई देहाती नहीं, एक मॉडर्न शहरी लड़की है। रात का एक पहर, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। एक सड़क पे चलता हुआ वो ट्रक और रास्ता बनाती वो ट्रक की दोनों रोशनियां, जिनको हेडलाइट्स कहते हैं, वो रोशनियां अगर बुझा दी जाएं तो वो गाड़ी भी चलने से इनकार कर दे कि मेरा रास्ता बनाओ पहले, फिर मैं रवां दवा होंगी। वो लाइटें रास्ता बना रही थी और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी आगे बढ़ रही थी कि वहीं पे उस खूबसूरत दोशीज़ा ने, जो इंतहाई मॉडर्न पढ़े लिखे घर की, मॉडर्न घर की लगती थी, जब हाथ का इशारा किया
तो रात के इस वीराने में यकीनन सी बात है खुदा तरस ही होते हैं जो ट्रक को रोक लेते हैं। ट्रक ड्राइवरों के बारे में मैंने सुना था, मैं छोटा था, मेरे साथ भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। जब आप ऐसी जगहों में फंसते हैं जहाँ पे कोई भी सवारी नहीं होती, लेट हो जाते हैं आप, तो ये वाहिद होते हैं जो खुदा तरसी में रुक जाते हैं और आपको सवार करके आपके मतलूबा मकाम तक पहुँचा भी देते हैं। मतलब ये है कि उसी रोड पे जहाँ पे आपने उतरना हो आपको उतार देते हैं। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। होता यह है कि जब सवारी को साथ बिठाते हैं तो ये गपशप करते जाते हैं, इनका वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। उन्होंने भी उस लड़की को देख के ट्रक अपना रोक लिया। पूछा कहां जाना है, तो उसने कहा साथ ही मेरा गांव है, मैं लेट हो चुकी हूं, पैदल चलती हुई यहां तक पहुंची हूं, गाड़ी मेरी खराब हो गई है, तो अब मजबूरन मुझे हर सूरत में अपने घर पहुंचना है। सवारी कोई आ नहीं रही, आप ही इस वक्त नजर आए हैं इस छोटे से गांव में, तो बराए मेहरबानी मुझे लिफ्ट दे दीजिए। उसने कहा आ जाइए। कंडक्टर नीचे उतरा, दरवाज़ा खोला, हाथ से सहारा दिया, ऊपर वो सवार हो गई। अब वो वीराने में तो थे, लेकिन ड्राइवर को यह पता था कि साथ ही थोड़े फासले पे आबादी है। जब गाड़ी को उस औरत ने रोका तो वो ड्राइवर डरा जरूर, लेकिन खुदा तरसी के तहत उसने इसलिए रोक ली कि थोड़े ही फासले पे आबादी थी। लड़की आगे बैठ गई, ट्रक चल पड़ा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद आबादी के अंदर ट्रक दाखिल हो गया। लड़की ने कहा अगर आपको बुरा न मिले, थोड़ा सा और आगे मैंने जाना है, मुझे पानी की बोतल चाहिए। उसने कुछ पैसे निकाल के दिए कंडक्टर को, कंडक्टर उतरा और वो जाके पीने के लिए पानी की बोतल लेके आ गया। जैसे ही वो बोतल लेके ट्रक में सवार हुआ, ट्रक दोबारा चल पड़ा, क्योंकि उस खातून का कहना यह था कि थोड़े ही फासले पे मेरा आगे वो स्टॉप है जहां पे मैंने उतरना है। वो कहते हैं चलते हूं, अभी हम थोड़े ही आगे गए थे कि वहीं पे उसने रुकने का इशारा किया कि जी वो अब मुझे नीचे उतर के जाना होगा। एक कच्चा रास्ता था वाकई जो नीचे की तरफ जा रहा था, और गाड़ी का ही रास्ता था। उसने कहा गाड़ी तो अब ख़राब है, आगे मैं चली जाऊंगी, आप मुझे यहाँ पे रोक दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ड्राइवर ने गाड़ी को स्टॉप किया, उसके लिए दरवाज़ा खोला, और इससे पहले कि वो उतरती नीचे, जो खुदा हाफिज कर रही थी, शुक्रिया के लफ्ज़ अदा कर रही थी, वहीं पे जो पीछे ट्रक के छुपे हुए लोग थे इतनी तेज़ी के साथ ना सिर्फ उतरे, बल्कि दोनों साइडों पे आके कंडक्टर और उस्ताद के ऊपर इस तरह बंदूकें तान ली कि उनको कहा अगर आप हिलोगे तो जान से जाओगे। और ये सब कुछ इतनी तेज़ी के साथ हुआ कि उनको समझ ही ना आया। और उसके बाद जब उस ड्राइवर और कंडक्टर बेबस हो गए और उनको समझ आ गया कि अब इन बंदूकों के आके अगर कोई हरकत की तो जान की बाजी से जाएंगे, तो वही औरत जिसने लिफ्ट ली थी, वही जो मॉडर्न उनके साथ बैठी हुई थी, वही उनकी जेब में से पर्स, घड़ी, चीज़ें, जो कुछ भी उनके पास था वो निकाल रही थी। तो तब उनको समझ आ गया कि जो नीचे खड़े हैं लेफ्ट राइट, इन्हीं के ही बंदे हैं जो साहबा हमारे साथ सवार हुई थी। ये नेटवर्क ही है, इस लड़की को आगे करके उन्होंने हमें यहाँ तक लेके आए और इस वीराने में रोक के अब हमें लूटा जा रहा है। जब वो हमें लूट चुके, कमाल महारत के साथ उन्होंने गाड़ी को बंद कराया, चाबी अपने पास ली, और पीछे उन्हीं की गाड़ी जो आ रही थी वो गाड़ी आई, वो उसमें सवार हुए और चाबी भी लेके वहां से चले गए। अब वो बेचारा ट्रक ड्राइवर और उसका कंडक्टर कितनी देर वहां पे परेशान रहे। और उसके बाद जो उनको कहानी का पता लगा वो ये था, उस लड़की ने उनसे लिफ्ट ली और जहां पे पानी के लिए बोतल मंगवाने के लिए वो रुकी थी, तो वहां पे इस अंदाज में पानी की बोतल कंडक्टर लेने गया कि लोग समझा ये शायद इकट्ठे हैं। तो वहीं पे पीछे से उनके जो बंदे, जो गैंग के लोग थे, वो पीछे सवार हो गए। और जब उसने वीराने में जाके गाड़ी रुकवाई तो वो फौरी तौर पे नीचे उतरे और उन्होंने आगे रोक लिया। तो ये पहला वाकया उनके साथ हुआ था। तो उनको फिर पता लगा कि इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे साथ ये जेन्युइन वाकया हुआ है, कभी इसको किसी कहानी के साथ अटैच कर दीजिएगा। इस तरह का भी मामलात हो रहे हैं कि लड़की की सूरत में आते हैं, लिफ्ट मांगते हैं और बाद में आगे जाके रोक के जो कुछ भी होता है आपसे लूट के चले जाते हैं। कहानी की तरफ आते हैं, जो मैंने ये क्यों सुनाई, पहले किसी की भेजी हुई थी, नाम आप भेज देंगे तो मैं आपको कि अलर्ट हो जाए। ये एक
उसके लिए है कि लोगों के साथ कभी कोई इस तरह का वाक़या हो तो वो बच्चे उनको पता हो पहले से। बलवीर सिंह कहते हैं संजू जो उनका कंडक्टर था वो उनके साथ ये ट्रक के अंदर शामिल बैठे, और मैं एक दफ़ा खोल लूँ उनकी जो डिटेल है जी। बलवीर सिंह वो कहते हैं पंजाब इंडिया में मैं रहता हूँ, और ये जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो अपनी ज़बानी ये 2004 की है। वो कहते हैं मैं पंजाब टू बेंगलोर ये हमारा मुस्तकिल रूट था, हम इसी रूट पे ट्रक लेके जाते, सामान वहाँ से इधर, इधर से उधर सामान इस तरह पहुँचाते थे। और उस रात जब ये जा रहे थे तो वो जगह थी हरियाणा से आगे है डिस्ट्रिक्ट कैंथल एक छोटा सा कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट है उसका, तो हरियाणा का। वो कहते हैं इस रूट पे हम थे, मैं और मेरा कंडक्टर, हम बस में ट्रक पे सवार थे। वो कहते हैं ट्रक मेरा अपना ज़ाती है और मैं खुद ही उसको चलाता हूँ। हमारी एक और ही अजीब समा, एक अजीब ज़िंदगी, अजीब लाइफ होती है। लंबे लंबे हम रूट पे जाते हैं। फ़िलहाल तो इन दिनों में हरियाणा से पंजाब से यहाँ पे हमारा एक रूट चल रहा था, तो उसमें हम दोनों उस्ताद और कंडक्टर मेरा संजू मेरे साथ होता, हम बातें करते हुए जाते। लंबा सफ़र, रात की तारीकी, और ट्रक के अंदर स्पेशली आप जब बैठे हों, गाने लगे हों, ट्रक वाले अक्सर लगा के रखते हैं, टेप चला लेते हैं, कैसेट लगा लेते थे, अब तो सीडी का दौर आ गया है, तो वो गाने वाहिद एक सहारा होते थे जो अपनी यादें पहाड़ों पे, कच्चे रास्तों पे, रात की तारीकी में उस टेप के अंदर से निकलने वाली जो एक आवाज़ होती है, एहसास दिलाती है कि वो भी इस दुनिया में मौजूद हैं, हिल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन उन गानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए एक ऐसा एहसास होता है, हाँ हमारी भी यादें हैं, वो देखी हुई फ़िल्म, उसका ये गाना, वो स्टोरी, उसका ये गाना, मेरी ज़िंदगी के बीते हुए वो पल, उसका ये गाना। इस तरह की सोचें चलती हैं और वो एंजॉय करते हैं, साथ साथ गुनगुनाते हैं या सिर्फ सुनते रहते हैं और ट्रक को चलाते रहते हैं। वो भी एक ऐसी ही रात थी, कोई म्यूज़िक तो नहीं चल रहा था, कोई गाना तो नहीं बज रहा था, लेकिन गाड़ी अपनी एक मखसूस रफ्तार के साथ, क्योंकि लोडेड थी, सामान उसके ऊपर लदा हुआ था, अपने रास्ते पे रवां दवां थी। जब गाड़ी इस तरह का ट्रक स्पेशली रात के इस पहर रोड पे चल रहा होता है तो उसकी लाइटें जहाँ पे रोशनी फैल रही होती है, सामने की तरफ रोशनी होती है, तो वहीं पे क्रॉसिंग होती है, कोई तेज़ रोशनी सामने से आती है, शां करके वो भी गुजर जाती है, कभी गाड़ी आती है तो वो भी गुजर जाती है, कभी उनको कोई ओवरटेक करते हुए भी वहाँ से गुजर जाता है। बस एक रास्ते पे फैली वो रोशनी जो उसको सफ़ेद कर रही होती है, उस काली स्याही को, उस काली रात की अंधेरे को जो उस रोड के ऊपर भी मौजूद होता है, जिसने उस अंधेरे ने, उस काली रात की स्याही ने रोड को भी छुपा रखा होता है, तो वही लाइट उनका सीना चीरती हुई रास्ता बना रही होती हैं। और ट्रक ड्राइवर और गाड़ी को रास्ता इस तरह बना के दे रही होती हैं कि आओ गुजर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए और रास्ता बना दिया। जितनी दूर वो लाइट्स जा रही होती हैं वो तब तक रास्ता बना रही होती हैं, रोशनी फैला रही होती हैं, और ट्रक चल रहा होता है। बलवीर भी अपने ट्रक को इसी तरह चलाते हुए, रोशनी की तरफ देखते हुए इर्द गिर्द देखता था, तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब गाड़ी लोडेड होती है, फुल वजनी होती है, तो बहुत तेज़ आप अपने ट्रक को नहीं चला सकते। एक लिमिट होती है स्पीड की, उस लिमिट के अंदर ही आपको गाड़ी को चलानी होते हैं। और बलवीर भी अपनी गाड़ी को उसी लिमिट के साथ चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये कैंथल डिस्ट्रिक्ट था जिससे वो अभी गुजर रहे थे। आगे छोटा सा एक कस्बा आने वाला था, क्योंकि वो पहले भी कई दफ़ा यहाँ से गुजर चुके थे, और जो कस्बा अभी आने वाला था तकरीबन 20-25 यहाँ पे टोटल दुकानें थीं, और उसके बाद कस्बा ख़त्म हो जाता था। सुबह हो, रात हो, जब आपकी गाड़ी पे हो, ट्रक पे हो, बस पे हो, किसी भी सवारी पे हो, जब आप रात के पहर ऐसे कस्बों पे या दिन को गुजरते हैं, तो रोड के बीचों बीच गुजरते हुए दोनों तरफ ज़मीनें ही होती हैं, हरियाली नज़र आती है, बंजर ज़मीन नज़र आती है। वहीं पे कुछ दुकानें शुरू होती हैं, छोटी सी कच्ची सी बनी हुई दुकानें। लेफ़्ट पे भी दुकानें होती हैं, राइट पे भी दुकानें या शुरू होती हैं, आप अभी उनकी तरफ देख ही रहे होते हैं। लेफ़्ट और राइट गाड़ी चल रही होती है कि साथ ही 1-2 मिनट के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, जिससे एहसास होता है आप एक छोटे से कस्बे के बीच में से गुजर के आए हैं।
दिन की रोशनी में तो शायद स्पीड तेज़ होती है, रात को एक स्पीड स्लो होती है। तो उस ट्रक की तो वैसे भी स्पीड लोडेड होने की वजह से स्लो थी, और ट्रक जब उस कस्बे के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला था तो उस्ताद को एहसास था कि इस कस्बे में 20-25 दुकानें हैं, लेकिन टाइम क्योंकि रात के 11 बजे का हो चुका था तो ये कस्बे की तमाम दुकानें बंद मिलनी थी, सिवाय उस टायरों वाली शॉप के जहाँ पे वो रात तक बैठते थे कि कोई गाड़ी, बाइक, कोई सवारी जिसका टायर पंचर हो चुका हो तो वो यकीनन ऐसे कस्बों में भी आके ब्रेक लगाते थे, उसके बगैर आगे वो जा नहीं सकते थे। रात की खामोशी, हर तरफ खामोशी, एक ट्रक की आवाज़, ट्रक का इंजन धाड़ता हुआ, ये एहसास पैदा करता हुआ, हाँ मैं चल रहा हूँ, हाँ मैंने वज़न उठाया हुआ है, हाँ अगर रोशनी अंधेरे को चीरती हुई मेरे लिए रास्ता बना रही है तो मैंने भी अपने कंधे पे इतना बोझ उठाया हुआ है, मेरा महारत से चलाने वाला ड्राइवर मुझे चला रहा है, तो मैं जो चीखता हुआ जा रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ, हट जाओ आगे से, मैं आ रहा हूँ। ये वो आवाज़ थी जो उस सवारी की थी, जो महसूस कर सकता है तो सिर्फ वो ड्राइवर, उसके अलावा कोई भी इस आवाज़ को नहीं सुन सकता। और फ़ख्र से बैठा, चलाता हुआ, महारत से चलाता हुआ वो ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला रहा होता है। उस्ताद भी गाड़ी को चलाते हुए जब उस छोटे से गांव के अंदर दाखिल हुआ तो दूर से दो लड़कियां, जिसको उस्ताद ने ना सिर्फ देख लिया बल्कि अंदाज़ा भी हो गया, उनके हाथों में कापियां थीं, कोई स्टूडेंट्स लगती थीं, जो पढ़ने वाली लड़कियां थीं, जिन्होंने हाथों में इस अंदाज में, एक दो बुक होती है तो और स्टाइल होता है, पढ़ने वाली जो लड़कियां होती हैं उन्होंने एक गत्था, मतलब 5-6 किताबें इस तरह उठाई होती हैं, पता लग जाता है ये पढ़ने वाली कोई स्टूडेंट लड़कियां हैं, जो उस छोटे से कस्बे का बस स्टॉप था जहाँ पे बस आके रुकती होगी शाम के टाइम में, जो इस वक्त तो कतन नहीं गुजर सकती थी, रात के 11 बजे थे, जो बंद हो चुकी थी, वो वहीं पे मौजूद थी। तो उसी लम्हे बलवीर सिंह कहते हैं मेरे दिमाग में आया कि मैं गाड़ी रोकूं या ना रोकूं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे दिमाग में भी वही कहानियां थीं कि इस तरह के वाक़ियात मैंने भी सुन रखे थे कि लड़कियों को आगे करके इस तरह रोकते हैं और उसके बाद आके आपको लूट लेते हैं। इस तरह की हैं मुख्तलिफ बने हुए ग्रुप जो इस तरह के नए से नए रोज़ कोई ना कोई वारदात करते हैं। तो मैं फौरी एकदम अलर्ट हो गया, क्योंकि वो जो बस स्टॉप पे दोनों बैठी थी, दूर से ही उन्होंने ट्रक की जब लाइट को देख लिया था तो अपनी जगह से उठी थी और बिल्कुल सड़क के किनारे इस तरह आके खड़ी हो गई थी कि दोनों ने हाथ से इस तरह इशारा करना शुरू कर दिया था, जैसे कह रही हो रोको रोको, हमें लिफ्ट चाहिए। रोड पे नजरें जमाए बलवीर, जो उस वक्त पूरी रोड को देख रहा था, कोई जानवर ना गुजरे, कोई कुत्ता बिल्ली ना गुजरे, कोई कार ना आए, कोई इंसान ना आए, हर वक्त जो अलर्ट ड्राइवर बैठा था बलवीर, उसने जब दूर से देख लिया लड़कियां रुकने का इशारा कर रही हैं तो उसके दिमाग में वही तमाम बातें चल रही थी जो मैं पहले छोटी सी शुरू भी कहानी में आपको सुना चुका हूँ। वो इसलिए लिंक की है इसकी कि बलवीर कहते हैं मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कहीं लूट ना लें, कहीं ये ना कर लें, वो कर लें। वो कहते हैं ये चंद सेकंड होते हैं ड्राइवर को जो फैसला करना होता है रोकना है या नहीं रोकना, क्योंकि उन तक पहुंचने में अब कुछ सेकंड दरकार थे। तो मैंने कहा यार छोटा सा गांव है, यहां पे कौन हमारे साथ इस तरह की वारदात करेगा। ऊपर से ठीक है लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ ही अगले इस तरह के गेमें डाल रहे हैं, लेकिन यहां पे कौन हमारे साथ कोई इस तरह की वारदात करेगा। अगर करेगा भी तो हम भी शोर मचा देंगे, कोई वीराने में थोड़े खड़े हैं, कस्बे में ही खड़े हैं ना, तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अल्लाह मालिक देखा जाएगा। और कहते हैं ये सोच के मैंने कहा यार डर तो है, रात का पहर है, लड़कियां रोक रही हैं, लेकिन कस्बा भी तो है ना, कोई मसला तो हम भी आवाज़ें निकालेंगे, हेल्प के लिए बुलाएंगे तो कस्बे वाले आ जाएंगे। गाड़ी उनके करीब जाके रुकी। बलवीर कहता है मैंने संजू से कहा संजू पूछ इनसे क्या मसला है। संजू नीचे उतरा और उन्होंने कहा हाँ जी क्या मसला है, क्यों हाथ दे रही हैं। उन्होंने कहा तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पे हमारा घर है, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ती हैं, पास ही हमारी सहेली का घर है, वहाँ पे हम लेट हो गए, बस हमसे 10 मिनट पहले ही निकल गई, इसलिए हम किसी सवारी के इंतज़ार में थे कि हमें मिल जाए, तो हमें लिफ्ट चाहिए, हमें आगे तक छोड़ दें। संजू ऊपर आया, आके उस्ताद को उसने बताया उस्ताद जी स्टूडेंट है, उनको लिफ्ट चाहिए, लेट हो गए थे। उस्ताद ने कहा चल ठीक है यार उनको बुला ले।
संजू ने कहा उस्ताद कह रहे हैं आ जाएं ऊपर। वो दोनों, अब ड्राइवर जहाँ पे बैठा था ड्राइविंग सीट में, उसके साथ जो सीट होती है वो एक बड़ी लंबी सीट होती है ट्रक के अंदर, वहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पीछे भी उन्होंने जगह बनाई होती है, पीछे लेट भी सकते हैं। अमेरिका के जो ट्रक हैं वो तो खैर बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पे तो 2 बंदों के सेटने के लिए पीछे एक बिस्तर लगा होता है, एक दरमियान में लगा होता है, वहाँ पे तो खुला डुल्ला बंदा सो सकता है। वो एक और स्टाइल के ट्रक होते हैं। खैर ये इंडिया पाकिस्तान के जो ट्रक हैं इसमें इतना ही होता है कि बंदे बैठ सकें, और सोना ज़रा मुश्किल होता है। वो दोनों लड़कियां आके उस्ताद के साथ बैठ गईं। संजू भी बिल्कुल एंड पे बैठा, उसने दरवाज़ा बंद किया और उस्ताद ने जो गाड़ी स्टार्ट थी, जो वो चीखता हुआ इंजन, धाड़ता हुआ इंजन था, वो जो अब खामोश तो नहीं था, अब भी था, लेकिन इस अंदाज में वो आवाज़ें निकाल रहा था कि मैं रुका हुआ हूँ, मेरे कमर पे अब भी बोझ है, लेकिन मैं धाड़ नहीं रहा, चीख नहीं रहा, मैं रुका हुआ हूँ। उस्ताद ने वहीं पे जब उनको बिठा लिया, दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई, तो इसका मतलब ये था चलिए उस्ताद जी। वहीं पे उस्ताद ने जो एक हाथ स्टेयरिंग पे था, दूसरे हाथ से उसने गियर को पकड़ा, गियर लगाया, और उसके बाद जैसे ही उसने क्लच छोड़ा तो गाड़ी ने ज़ोर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब लोडेड गाड़ी होती है और पहला गियर आप लगाते हैं तो गाड़ी को ज़ोर लगाना पड़ता है। और उसी फ़ख्र से चीखता धाड़ता वो जो इंजन इतनी देर से चीख रहा था, फिर उसने एक दफ़ा ज़ोर लगाया कि गाड़ी को मैं आगे बढ़ाऊँ, और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन इंजन बेइंतहा शोर कर रहा था, चीख रहा था, जैसे बहुत ज़ोर लगाना उसको पड़ रहा हो। जैसे ही ट्रक थोड़ा सा आगे चला तो उस्ताद ने वहीं पे दूसरा गियर लगाया। अब वो जो इंजन धाड़ रहा था, चीख रहा था, उसकी आवाज़ थोड़ी सी बदली, ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर अब बोझ थोड़ा कम हो गया है। गाड़ी और आगे की तरफ चल पड़ी। थोड़ी दूर और जब गाड़ी चल गई तो उस्ताद ने वहीं पे चलाते हुए, रोड पे नज़रें गाड़ते हुए, सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी का तीसरा गियर लगाया, तो गाड़ी और सुकून में आ गई। चीखता चिल्लाता इंजन और शोर कम करने पे मजबूर हो गया। उसको लगता था कि अब वो जितना ज़ोर लगा रहा था, अब उसको कम ज़ोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब बिल्कुल 4 गियर लग गए तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई, और अब उस्ताद ने कोई उस स्टीयरिंग के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी, गियर नहीं लगाना था। गाड़ी स्मूथ चल रही थी, स्मूथ ही वो चलाना चाह रहा था। जब गाड़ी चौथे गियर पे आ जाती है तो उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। अब गाड़ी के अंदर 2 लड़कियां, संजू और उस्ताद गाड़ी चला रहा था। उनकी तरफ देखे बगैर सामने रोड पे नजरें गाड़ते हुए पूछा, तुम लोग पढ़ती हो? जी हम पढ़ती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? उन्होंने कहा हम इस क्लास में पढ़ती हैं। हम दोनों आपस में बहनें हैं। ये इस क्लास में पढ़ती है और मैं इस क्लास में पढ़ती हूं। बलवीर ने रोड से नजरें हटा के एक तरफ उनकी तरफ देखा, इस अंदाज में देखा कि माशाल्लाह दोनों बहनें हैं। वो एक खुदा तरस इंसान, नरम दिल इंसान, जिसके दिल में ये खौफ भी आया कि कहीं यार मेरे साथ कोई मसला वारदात ना हो जाए, उसके बावजूद जो बिठा चुका था अब वो उनसे गपशप भी करना चाह रहा था। जब उन्होंने कहा हम दोनों बहनें हैं और फलां फलां कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एक निगाह उनकी तरफ डाली तो वो दोनों सामने रोड की तरफ देख रही थी। तो फिर पूछा बलवीर ने, आजकल तो माहौल बड़ा खौफनाक है, आजकल वाक़यात हो रहे हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, तो आप तो दोनों लड़कियां हैं, रात के इस पहर आप अकेली इस वक्त आप बस के स्टॉप पे बैठी हुई थी, आपका कोई भाई नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई भाई नहीं है, हमारे घर में सिर्फ एक बूढ़ा हमारा बाप है, हमारी माँ भी मर चुकी है, कोई भी हमारा भाई नहीं है। अगर भाई होता तो इस वक्त यकीनन हमारे साथ भाई भी होता। तो उस्ताद ने पूछा कि तुम अगर भाई नहीं है, अकेली 2 बहनें और एक बूढ़ा घर में बाप है, तो तुम फिर जल्दी घर चली जाती, आज इतनी लेट क्यों हो गई? मैं तो इस वजह से कह रहा हूं, हालात को देखते हुए, कि आपके साथ भी तो कोई मसला हो सकता है, परेशानी वाली कोई बात हो सकती है। मैं परेशान होकर कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे देखा तो मुझे बहुत परेशानी हुई, हैरत भी हुई। रात के 11 बजे के करीब 2 लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही हैं? इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था आप दोनों स्टूडेंट हैं, लेकिन इतनी लेट नाइट? तो उन्होंने कहा असल में हम रोज़ ही टाइम पे अपने घर पहुँच जाती हैं।
आज जिस जगह से आपने हमें पिक किया, इसी जगह पे हमारी सहेली का एक घर है। उसने हमें कहा आज रुक जाओ, जब गाड़ी बस यहाँ से गुजरेगी मैं तुम्हें उस पर छोड़ दूंगी। इस इलाके की एक बस है जिसका एक मखसूस शाम का टाइम है जो यहाँ से गुजरती है। तो आज वैसे भी छुट्टी जल्दी हो गई थी, तो हम जल्दी फारिग हो गए थे। तो उसने कहा जल्दी जाने के बजाय मेरे घर पे कुछ देर रुको, उसके बाद जैसे ही शाम को बस आएगी तुम चले जाना। तो हम दोनों उसके पास घर रुक गए, बातें करते रहे, ऐसा मशगूल हुए कि टाइम का एहसास ही ना हुआ। और जब टाइम देखा तो बस के पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। हम दोनों बहनें वहां से भागम भाग स्टॉप की तरफ भागें कि जल्दी से पहुंचें और बस में सवार हो जाएं। लेकिन जब हम बस स्टॉप पे पहुंची तो हमें किसी ने बताया कि बस अभी अभी निकल चुकी है। बस कोई 1 मिनट ही हुआ होगा कि बस आज जल्दी आ गई थी, 1-2 मिनट हुए होंगे, बस रवाना हो गई है। हम दोनों परेशान हो गई। हमारे साथ हमारी सहेली भी आई थी छोड़ने के लिए, वो भी परेशान हो गई। छोटा सा ये कस्बा है, यहाँ पे किसी के पास सवारी है नहीं। तो मेरी सहेली ने कहा अब एक काम करो, वापस घर चलो, सुबह आप चले जाना। उसी वक्त तो हम घर चले गए ये सोच के कि अब किसी बस ने तो आना नहीं, अब बैठने का क्या फ़ायदा। फिर हमने यही फैसला किया कि हम सहेली के पास ही रुक जाती हैं। लेकिन उसके बाद दिल नहीं मान रहा था, दिल परेशान हो रहा था। माँ घर में है नहीं, बूढ़ा सा एक बाप है, हम उसको बता भी नहीं सकते कि कैसे बताएं हम कहाँ हैं क्या हैं। तो परेशान हो के हम बाहर निकले। हमने कहा नहीं, हम कोई पता नहीं, आप हमारे साथ वहाँ पे ना बैठो, हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। वो जो सहेली थी उसका भी कोई भाई नहीं था। सहेली ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, अगर उसका भाई होता तो वो साथ आती। तो उसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम 2 हैं, हम वहाँ पे इंतज़ार कर लेंगी, कोई ना कोई सवारी वहाँ से गुजरेगी, हम उससे लिफ्ट लेंगी और हम चले जाएंगे, तुम ना चाहो। रात का उन्होंने वहाँ पे खाना खाया। वो कहती हैं हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद हम बाहर आ गई। 8 बजे, 8:30-9 बजे से लेके इस वक्त तक हम इंतज़ार में थी कि कोई गाड़ी आए और हमें लिफ्ट मिल जाए। तो हमने देखा दूर से आपकी गाड़ी की लाइटें नज़र आई, तो हम खुश हो गई कि शुक्र है कोई लिफ्ट मिल रही है, अब हम घर पहुंच सकेंगे। आप एक नेक इंसान थे, आपने गाड़ी रोक ली और हम इसमें सवार हो गए। अब उस्ताद ने उसके बाद नसीहत करनी शुरू कर दी कि मैं आपसे यही कहूँगा, आज तो आप लेट हो गए हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, दोबारा कभी ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने इस तरह की कुछ कहानियाँ और कुछ वाक़यात सुन रखे हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में एक सच्चा वाक़या सुनाया, उस्ताद कहते हैं मैंने भी उनको 1-2 इस तरह के वाक़यात कहा, इस तरह हुआ है, शॉर्ट से, मतलब उन्होंने मुख्तसर से कहा इस तरह लड़कियाँ थीं और इस तरह हुआ, ये हुआ। आजकल वैसे भी हालात बहुत ख़राब है, बस कोशिश कराया करें, घर टाइम पे पहुँच जाया करें। जिस तरह बड़े नसीहतें करते हैं, बलवीर सिंह कहते हैं, मैं भी उनको इस तरह नसीहतें करता रहा और गाड़ी का सफ़र इस तरह जारी रहा। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का उन्होंने कहा था हमारे फासले पे घर है। तकरीबन जब 1 किलोमीटर रह गया था तो उसमें से दोनों बहनें बातें कर रही थी। तो एक बोली भाई अब एक आप हमारी फरमाइश पूरी कर दें। बलीन ने कहा क्या? उसने कहा अब हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आपको हमारे घर में चाय लाजमी पी के जानी होगी। तो बलवीर ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम खाना खा चुके हैं, चाय पी चुके हैं, हमारा वैसे भी जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है, ट्रक की ज़िंदगी में हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। बाज़ औक़ात होता है शाम को रात को हम किसी को लिफ्ट नहीं देते, दिन हो अंधेरा ना फैला हो तो हम ज़रूर लिफ्ट दे देते होते हैं, लेकिन फौरी बिठाते हैं और बस इतना होता है कि उसको उतार के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने सफ़र को मतलूबा टाइम पे पहुंचना होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें इतना कहा, समझे, हमने चाय पी ली। लेकिन वो दोनों बज़िद थी, नहीं आपको चाय पीनी होगी, आप हमारे भाई हैं, हम आपकी बहनों की तरह हैं, आपने रात को हमारा सफ़र में इस तरह नसीहत की, इतना प्यार किया और हमें लिफ्ट दी, तो आप भाई की हैसियत से चाय पिए। इतना ज़्यादा कहा तो वो कहते हैं, बलवीर कहते हैं, मैंने संजू की तरफ देखा और कहा हाँ संजू भाई क्या प्रोग्राम है चाय का, और उनके सामने ही कहा। तो संजू ने भी ढीला ढीला सा जवाब दिया, यानी कि ना ही कहा नहीं पीनी। अगर वो ऐसा कह देता तो मैं गाड़ी को जारी रखता और उनको उतारता और कहता नहीं वो देख लिया ना, उसका भी दिल नहीं है। या अगर वो कहता हाँ पीनी है तो मैं भी कह देता हाँ जी उसका दिल है तो मजबूरी है। उसने इस तरह का जवाब दिया कि जो ढीला था, मैं समझ गया कि वो पीना चाह रहा है चाय। मैंने कहा जी ठीक है, आपने भाई कहा तो आपके घर चाय पी लेते हैं। मेन रोड पे ही उनका घर था और सामने जब घर नजर
लेफ्ट पे उनका घर था। उन्होंने इशारा किया, जी ये सामने हमारा घर आ गया। तो मैंने गाड़ी की स्पीड स्लो की, गियर तब्दील किए और आहिस्ता आहिस्ता घर के करीब इस तरह लेके आया ट्रक को कि बिल्कुल उसको साइड पे उतारूं, रोड के बीच में ट्रक को ना खड़ा करूं, ताकि ट्रैफिक रवां दवां रहे। बेशक वीरानी थी, ट्रैफिक कोई नहीं आ रही थी, क्योंकि कायदा कानून यही होता है, फिर भी आपको गाड़ी को ज़रा साइड पे करके खड़ा करना होता है। तो मैंने गाड़ी को बिल्कुल साइड पे खड़ा किया। जैसे ही गाड़ी को मैंने बंद किया तो संजू नीचे उतरा टायर चेक करने के लिए। हमारी जिस तरह एक रूटीन होती है, फ़ौरन कंडक्टर उतरता है, गाड़ी के टायर चेक करता है, लोडेड होती है, वजनी होती है, कोई टायर में मसला तो नहीं है। वो टायर चेक करने के लिए पीछे चला गया और मैं गाड़ी बंद करके जैसे ही संजू उतरा तो उसके पीछे वो दोनों लड़कियां भी उतर गईं। मैंने गाड़ी बंद की, सारा कुछ न्यूट्रल किया, गियर वगैरह को, और जब गाड़ी का गेट खोल के जैसे ही नीचे उतरा तो इतनी देर में उनका गेट खुल चुका था। वो कहते हैं मुझे उस वक्त हैरत हुई कितनी जल्दी गेट कैसे खुल गया। शायद अकेला बाप है, उन्होंने बाहर से ताला लगा के गई थी या गेट लगा के गई थी। संजू भी पीछे था, वो टायरों को चेक कर रहा था, और मैं भी सिर्फ उतरा और उतर के जैसे ही घूम के दूसरी साइड पे पहुंचा। राइट साइड पे ड्राइविंग सीट होती है, अमेरिका में लेफ्ट साइड पे होती है, इंडिया पाकिस्तान में राइट साइड पे होती है। तो वो कहते हैं राइट साइड से जैसे ही उतर के मैं उधर लेफ्ट पे गया तो इतनी देर में गेट खुल चुका था। मैंने संजू को आवाज़ दी, आजा संजू चाय पी ले। आया उस्ताद। संजू मेरे साथ हुआ। अब एक बड़ा सा गेट था जिसका छोटा गेट खोला गया था, ट्रक बंद हो चुका था। दोनों लड़कियां गेट खोल के इस अंदाज में गेट के अंदर खड़ी थी जैसे इंतज़ार कर रही हूँ, भाई अंदर आ जाए। पहले मैं उस छोटे से गेट में दाखिल हुआ, मेरे पीछे संजू दाखिल हुआ। पहली निगाह जब उस घर के ऊपर पड़ी तो ये एक बड़ा सा घर था जिसका एक काफ़ी बड़ा सहन था। सहन से आगे एक बरामदा सा बना हुआ था और बरामदे के आगे 2 कमरे बने हुए थे और लेफ्ट साइड के ऊपर किचन बना हुआ था। जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको घर का एक नक्शा सबसे पहले नजर आता है। सामने की लाइट्स जल रही थी और बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जो सहन था, बड़ा सा सहन के अंदर एक चारपाई पड़ी थी जिसके ऊपर एक बूढ़ा सा शख्स सो रहा था। पूरा घर रोशन था, लेकिन जिस जगह पे वो बूढ़ा सो रहा था उस साइड पे रोशनी कम थी। बरामदे से बहुत सारे लोगों को शायद एहसास ना हो, जो कस्बों के घर होते हैं वो इस तरह होता है कि एक 4 दीवारी हुई हुई होती है, बड़ा सा गेट होता है, उसकी दोनों साइडों पे दीवार होती है। आगे एक बरामदे से मुराद एक ऐसा एरिया बनाया जाता है जिसकी छत डाल दी जाती है और उस छत की परली साइड के ऊपर रूम के दरवाजे होते हैं और ये एक जो एरिया कहलाता है, एक साइड से ये ओपन होता है, दूसरी साइड पे इसके दरवाजे होते हैं, इसको बरामदा कहते हैं। बरामदे की रोशनी जल रही थी। एक उसमें से बहन, जो बाप जहां पे लेटा हुआ था उसके साथ एक चारपाई सीधी खड़ी हुई थी। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वो दोनों बहनें हमारे इंतजार में थी। पहले मैं दाखिल हुआ, मेरे पीछे संजू दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुए एक बहन चलती हुई सीधी चली गई और लेफ्ट साइड पे जो किचन बना हुआ था उसने जाके किचन का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर दाखिल हो गई। लाइट उसने ऑन कर दी। बरामदे की लाइट ऑन थी, किचन की ऑफ थी। उसने किचन की लाइट ऑन की, अंदर दाखिल हो गई। और दूसरी बहन, क्योंकि हम दोनों वहाँ पे रुक गए, मैं और संजू, और जो दूसरी बहन आराम से चलती हुई गई कि बाप सोया हुआ है वो ना जागे, उसने जाके जो चारपाई थी जो सीधी खड़ी हुई थी उसको आराम से नीचे ज़मीन पे बिछाया और इशारा किया, आइए तशरीफ़ रखिए। हम दोनों चलते हुए गए उस चारपाई पे जहाँ पे उनका बाप लेटा था, उसके साथ वाली चारपाई पे जाके बैठ गए। हमारा रुख इस तरह था बैठने का कि बिल्कुल हमारी आंखों के सामने उनका बाप लेटा हुआ था और बरामदे और किचन वाली साइड पे हम कमर करके बैठे थे, हमारी पीठ थी। मैंने संजू की तरफ देखा इस अंदाज में कि यार उनका बाप सोया हुआ है, हम आ गए हैं, उन्होंने इतनी ज़िद की है चाय पीने की, तो चलो चाय पी लेते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। अब अंदर किचन से मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों बहनें यकीनन बर्तन उठा रही थीं, चाय के सामान के जिस तरह बर्तन उठाए जाते हैं, नलका खोला गया, बर्तन धोए भी जा रहे थे, जिस तरह खंगाला जाता है, बर्तन रखा जाता है, वो सारी आवाज़ें अंदर से आ रही थी और बाकी हर तरफ खामोशी थी। बाप के लेटे होने के अंदाज से लगता था गहरी नींद सोया है। और वो दोनों हमारे लिए किचन में चाय तैयार कर रही थी, जिसकी आवाज़ें क्लियर उस खामोशी में भी हम दोनों सुन सकते थे। वहीं पे संजू को इसका अंदाज़ा नहीं था, वो सोया हुआ था। देख तो उसने भी लिया था कि बुजुर्ग है सामने, सोया हुआ है।
तो वहीं पे संजू ने मुझसे कहा, पाजी बहुत ही अकेला सा घर है, इर्द गिर्द कोई नहीं, इनको डर नहीं लगता? उसका लहजा शायद थोड़ा सा ऊंचा हो गया था, जिसकी वजह से यह हुआ कि वो जो बुजुर्ग लेटा हुआ था उसकी आंख खुल गई। उसकी जैसे ही आंख खुली, हम दोनों इस कोशिश में थे कि उसकी आंख ना खुले, क्योंकि वो अंदर जब किचन में काम कर रही थी और किचन में बर्तन धोने की रखने की आवाज़ें आ रही थी, तो हम उस वक्त भी, मैं स्पेशली बैठा सोच रहा था कि यार वो शोर से ये उठ ना जाए, बुरी बात है, एक बुजुर्ग सोया है तो सोया ही रहे। संजू के बोलने से वो जाग पड़ा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, और उसकी आंख यकीनन संजू के बोलने की वजह से खुली थी, तो उसने फ़ौरन, सीधा सोया था, गर्दन संजू की तरफ बढ़ाई, फिर साथ ही उसने मुझे भी देखा कि ये दो शख्स, ये कौन है जो बैठे हुए हैं। और उसकी आंखों में ऐसी चमक सी नज़र आई, उस ऐसी जैसे वो एकदम से परेशान हो गया कि रात के इस पहर ये मेरे घर में कौन बैठा है। एकदम से उसने देखा हमें और एकदम से वो उठ के बैठ गया। चारपाई से उसने झटका मारा और चारपाई के ऊपर इस अंदाज में बैठा कि उसने अपनी पाँव नीचे ज़मीन पे लटका दिया। अब उसका रुख हमारा आमना सामना था। हम पहले ही उसकी तरफ मुंह करके बैठे थे। अब फ़र्क ये था, वो पहले लेटा हुआ था, अब उठ के जिस तरह मैं इस तरह पाँव लटका के बैठा हूँ, पाँव लटका के हमारी तरफ ऐसे बैठा, देख रहा था दोनों को ऐसे अंदाज में कि तुम कौन हो और रात के इस पैर मेरे घर में क्या कर रहे हो। हमारे लिए भी एक अजीब सी बात ये थी, वो लड़की हमारा तारुफ करा के जाती तो वो और ज़्यादा अच्छा होता। अब एकदम से मुझे एहसास हुआ कि इनको तारुफ कराना चाहिए, वरना वो बुज़ुर्ग सही सोच रहा है कि उसकी 2 जवान बेटियां घर में हैं और रात के 12 बजे उसके घर में कोई इस तरह के आके बैठा है। तो मुझे भी एक अजीब सा एकदम महसूस हुआ, एकदम से सिचुएशन को समझ आ गई मुझे कि वो परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। तो मैंने फ़ौरन बोलना शुरू कर दिया कि जी मेरा नाम ये है और ये मेरा कंडक्टर है संजू, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ जी, मैं ट्रक चलाता हूँ। तो कस्बा जो फलां है वहाँ से हम गुज़र रहे थे और आपकी दोनों बेटियां जो पढ़ती हैं उन्होंने हमें हाथ दिया और उसके बाद उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी। वो कॉलेज से पढ़ के आ रही थी, वो आज अपनी दोस्त की तरफ रह गई थी। वो सारी बातें जो हमने ट्रक के अंदर बैठ के की थी, मैंने सारी फ़ौरन उसको एक्सप्लेन कर दी कि कहीं मुझे गलत ना समझे ये बंदा कि मैं इनके घर में रात के इस पैर क्या कर रहा हूँ, क्या चक्कर है मेरा इन लड़कियों से। तो कह रहा मैंने उनको सारा बता दिया कि उन्होंने हमें फ़ौरन वहाँ से लिफ्ट मांगी और इस तरह बताया हमें सारा। एंड में हम तो रुकते नहीं हैं, आपको पता है, हम फ़ौरन चले जाते हैं, हमारा मामला इस तरह का होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उन्होंने बार बार कहा भाई नहीं आपको चाय पी के जानी होगी, भाई नहीं आपको चाय पीने के जानी होगी। इतना ज़िद किया कि उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा जी अगर आप बहनें इतना कह रही हैं तो मैं आपकी ज़िद के आगे हार मानते हैं, चले ठीक है जी चाय पी लेते हैं। तो हम इसलिए रुक गए हैं, तो अंदर आ गए हैं, तो हमारे लिए चाय बना रही हैं। अब मुझे थोड़ी सी इतना उम्मीद थी कि मेरी बात का उसको यकीन आ जाएगा, मुझे गलत नहीं समझेगा, या वो जो जिस अंदाज में मुझे घूर रहा था मुझे और संजू को, उसकी घूरने का अंदाज बदल जाएगा कि अच्छा कि भाई तुम तो अच्छे इंसान हो, तुम लोग मेरी दोनों बेटियों को लिफ्ट दी है, कहीं हमें गलत ना समझे। जब मैंने अपनी पूरी बात उसको बता दी तो वो बुज़ुर्ग मुसलसल हमें इसी तरह बैठा देखता रहा, दोनों को बारी बारी उसने देखा और उसके बाद उसकी आंखों में ऐसे जैसे आंसू से आ जाते हैं, वो हमें देखते देखते एकदम से उसकी निगाह नीचे हो गई। ट्रक बाहर बंद खड़ा हुआ है, बड़ा सा गेट है, 2 दाखिल होके आते हैं। गेट छोटे से गेट के अंदर बलवीर सिंह और संजू दाखिल होते हैं, लड़कियां उनको अंदर लेके आती हैं, गेट बंद कर दिया जाता है। किचन में एक लड़की चारपाई बिछाती है, अंदर किचन में जाके चाय तैयार कर रही हैं दोनों। इस वक्त तक बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं। बाप उठ के बैठ गया हुआ है और बाप को कहानी भी सुना दी बलवीर सिंह ने। अब बाप दोनों को देखने के बाद एकदम से इस तरह नीचे देख रहा है। तो अब फ़र्क क्या हुआ है, जैसे उन लड़कियों ने भी अंदर से कहानी को सुन लिया है, या उनको भी एहसास हो गया है, अंदर से भी आवाज़ें आनी बंद हो गई हैं। बाप ने निगाह यूँ नीचे कर ली है। यकीनन वो भी बाप की इस मजबूरी को, या बाप जो बात करने वाला था, बताने वाला था, वो लड़कियां भी समझ गई थी अंदर से भी। वो जो बर्तनों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी ऊंची ऊंची, जो हम डर रहे थे कि शोर कर रही हैं कि ये बुज़ुर्ग जाग ना जाए, अब उन्होंने भी शोर करना बंद कर दिया था। मुड़ के हमने भी नहीं देखा। जिस किचन में वो दाखिल हुई थी और लाइट जलाई थी, अब उससे शोर नहीं आ रहा था सिवाय उसके कि बाप जो हमारी तरफ देख रहा था अब नीचे देख रहा था। अब उसकी आंखों से बाकायदा तौर पे आंसू निकलने शुरू हो गए। बलवीर कहता है मैं वाकई परेशान हो गया कि क्या हो गया बाप को, हमने क्या ऐसा कह दिया या क्या ऐसी गुस्ताखी कर दी कि बूढ़ा रो रहा था।
वो इस तरह रोता रहा और मैं और संजू, बलवीर कहता है, दोनों उसको देखते रहे। अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि कोई बात कर सके और मुड़ के भी नहीं देखना चाहते थे कि पहले इसकी सुन लें, ये हमारे ऊपर शक तो नहीं कर गया, कोई गलत तो नहीं समझ गया, क्या हो गया कि मुड़ के देखें तो ये और ही हमें गलत समझ बैठे कि भी कोई इनका क्या चक्कर जो मुड़ के उनकी तरफ देख रहे हैं। ये दिल में दुआ कर रहे थे कि वही आके एक्सप्लेन कर दें, यार क्या माजरा है भाई, कहाँ फंसा दिया, चाय पीने आए थे, किधर फंस के बैठ के हैं। इस इंतज़ार में थे कि वो बुज़ुर्ग कुछ बोले, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ देर वो इस तरह रोता रहा, फिर उसने चेहरा ऊपर उठाया और मुझे कहा, मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, जी मेरा नाम बलवीर सिंह है। और उसने गर्दन दूसरी तरफ घुमाई जैसे पूछना चाह रहे हो, इसका नाम क्या है? मैंने कहा, जी ये मेरा कंडक्टर, इसका नाम संजू है। इनके रियल नेम है दोनों के, बलवीर और संजू। तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा, काफ़ी पुरानी बात है, मेरी दोनों बेटियां कॉलेज पढ़ने के लिए गई थीं, वापसी पे लेट हो गई थीं। वो अपनी सहेली के घर में थीं और टाइम का उनको पता नहीं लगा था। जिस सहेली के घर में थी उसका भी भाई नहीं था। जब उन्होंने टाइम देखा था तो बस के पहुंचने में 2 मिनट थे। वो वाकई भागते हुए पाहिर स्टॉप पे पहुंची थी, बस निकल चुकी थी। फिर उन्होंने वापस गई, लेकिन उन्होंने कहा बाप अकेला है, हमें हर सूरत में पहुंचना है। और फिर उसके बाद रात को उन्होंने लिफ्ट ली थी। मेरी बेटी ने जिससे लिफ्ट ली थी वो बदकार लोग थे, वो नीयत के बद लोग थे। उन्होंने चलती गाड़ी में मेरी दोनों बच्चियों की इज्जत लूट ली थी। मेरी उन नेक बाकिरदार लड़कियों के न सिर्फ उन्होंने इज्जत लूट ली, उनके साथ बदकारी की, बल्कि इस खौफ से कहीं ये ज़ुबान ना खोल दें, उनको पता लग गया था ये बहुत ही नेक शरीफ घराने की हैं, कि कहीं फंस ना जाएं या किसी को बता ना दें, तो उन दोनों को उन्होंने वहीं गाड़ी में ही मार दिया था। चलती हुई गाड़ी से एक को पहले गिरा दिया, फिर आगे जाके दूसरी को भी गिरा दिया। अगले दिन मेरी दोनों बेटियों की इज्जत लुटी हुई लाशें मिली थी, एक काफ़ी फासले पे, एक और आगे काफ़ी फासले पे जाके उन जालिमों ने उनको फेंक दिया था। रो मैं इसलिए रहा हूं, अब भी कभी कभी ऐसा होता है, उसी तरीके वो किसी से लिफ्ट लेती हैं और लिफ्ट लेके उसको घर इस तरह लेके आ जाती हैं कि रुक जाएं, चाय पी के जाएं। और बंदा जब अंदर आता है और मैं उनको देखता हूं तो मैं रोना शुरू कर देता हूं। मुझे फिर मेरी बेटियों की याद आ जाती है। चाय बनाने गई थी ना तुम्हारे लिए, मुड़ के देखो। और जब मैंने मुड़ के देखा तो वो जिस किचन के अंदर गए हुए थे उसकी लाइट ऑफ थी। उस बुज़ुर्ग ने हमें वहाँ से खड़ा किया और लेके गया अपने साथ, आहिस्ता आहिस्ता वो चल रहा था, हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और यहाँ तक कि जब हम सामने पहुँचे तो दोनों जो कमरे बने हुए थे उन कमरों को भी ताला पड़ा था, और जो किचन था उस किचन को भी ताला लगा हुआ था, और कोई रास्ता नहीं था वहाँ से जाने का, या सीढ़ी थी कि छुप गई ऊपर चली गई, कहीं पे कोई भी नहीं था। वो बूढ़ा अपने घर में सामने दोनों कमरों को ताले लगा के, चोरी के डर से जिस तरह इंसान लगा लेता है, सामने दोनों जो उसके कमरे थे उनको भी ताला था और किचन को भी ताला पड़ा हुआ था। किचन को लॉक तो नहीं था, मतलब बाहर से वो जो बंद कर देते हैं उस तरह बंद किया। अगर वो लड़के अंदर जाती बाहर से तो कोई बंद नहीं कर सकता। दरवाज़ों को लॉक था और उनको बाहर से कुंडा लगाया हुआ था। उसने कहा ये किचन है। कहाँ देखा था उनको? अब मैं हकला रहा था और कांप रहा था कि मैंने खुद दिल ही दिल में कह रहा था इसी किचन के अंदर जाते देखा था और लाइट जलाते हुए देखा था। अब तो कमरे भी बंद थे और किचन का भी बाहर से हुक लगा हुआ था, बंद किया हुआ था। तो बशर तो अंदर जा ही नहीं सकता जब इस तरह बंद हो। तो वो कौन थी? अब उस जगह पे खड़े हुए उसी घर के अंदर देखते हुए मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि मुझे उस वक्त भी ये ख्याल क्यों नहीं आया, दिल में थोड़ा सा आया था कि जब मैं नीचे उतरा हूं तो घूम के सिर्फ परली साइड पे पहुंचा हूं तो दरवाज़ा खुल गया। मेरे जहन में उस वक्त क्यों नहीं आया, दरवाज़ा तो अंदर से बंद होता है, बाहर से नहीं, तो उतनी जल्दी उन्होंने कैसे खोल लिया था?
और बूढ़े ने भी वहीं पे उनको यही बात की, मैं हमेशा दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सोता हूँ, अपने गेट को अंदर से बंद करके सोता हूँ। जब तुम आए थे तो मैं सोया हुआ था और मेरी बेटियां ही तुम्हें लेके आई हैं, और वो आज तक किसी को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, सिर्फ इसी तरह किसी से भी लिफ्ट लेती हैं, उनको वही अपनी कहानी सुनाती हैं जो तुम्हें सुनाई है, और उसके बाद चाय के बहाने उनको अंदर लाती हैं। जब मेरी आंख खुलती है तो कोई भी नहीं होता। मैं उनको नहीं देख सका। लोगों ने, आप जैसे कई लोग जो आए हैं, वो यही सेम कहानी सुनाते हैं जो आप सुना रहे हो, उनको वो नजर आती हैं। बस अब वो लम्हे थे कि संजू तो वैसे ही, मैं तो फिर भी थोड़ा से हौसले में था, हालत मेरी ख़राब हो चुकी थी। संजू तो इस तरह था कि कोई उस्ताद इशारा करे और वो दौड़ लगा दे, वो तो बेहोश होने के करीब हो गया था। ये बात सोच के कि जिनके साथ हम आए हैं, अंदर आके पता लगा है वो दोनों आत्माएं थीं, वो इंसान नहीं थीं। जब बुजुर्ग ने वो किचन और कमरे भी दिखा दिया और बता दिया कि वो देखो अंदर से अभी तक गेट भी बंद है जिससे तुम दाखिल हुए थे, तुम्हें वही आत्माएं लेके आएगी, तो हमने फौरी तौर पे उनसे इजाज़त चाहिए। उनको भी समझ लग गया कि हम मज़ीद अब रुक नहीं। उसने कहा रुको बेटा। हमने कहा नहीं, हमें इजाज़त दीजिए, हमें वैसे भी पहुँचना है। अब मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, कपकपा रही थी। फौरी तौर से हमने इजाज़त दी और फौरी तौर पे बाहर आए, और कहते जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा, ये ज़िंदगी का पहला मौका था कि गाड़ी के अंदर मेरी टांगें बाकायदा कांप रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से कांप रही थी, मुझे लगता था मैं गाड़ी नहीं चला सकूंगा। संजू बिल्कुल बेहोश होने वाला था। गाड़ी मैंने कैसे स्टार्ट की, कैसे गियर लगाया, कैसे दूसरा गियर लगाया, कैसे गाड़ी चला के पास ही कोई तकरीबन एक कोई छोटा सा और गांव था, वहाँ जाके फ़ौरन एक सरदारों का होटल था, वहाँ में मैंने फ़ौरन ब्रेक मारी और नीचे दोनों उतरे। जाते ही चारपाइयों पे इस तरह गिर गए जैसे हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि एक बात दिमाग में मुसलसल चल रही थी, जिनसे हम बातें कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं, आत्मा थी। वो दोनों रूहें थीं, वो आत्माएं थीं। वो कहते हैं, उन्होंने फिर मुझे कहा मदर साहब वो बिल्कुल इंसान की तरह थी, बिल्कुल इंसान। हमने उनको हाथ नहीं लगाया था, बिल्कुल इंसान की तरह उनके कपड़े थे। कहीं से भी 1% भी एहसास नहीं हुआ था ये इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। वो बिल्कुल इंसान थी। उसी तरह चढ़ के आई, जिस तरह इंसान बैठता है उस तरह बैठी, उस तरह बातें करती रही, क्लियर उनकी आवाज़ थी, वो बिल्कुल इंसान थी। लेकिन जब हमें ये एहसास था कि हम किसी आत्मा के साथ बैठे रहे हैं, तो उस वक्त आप सोच नहीं सकते। वो कहते हैं 3 से 4 दिन लगे थे मुझे और संजू को इस कैफियत से निकलने के लिए जो हमारे दिमागों पे सवार हो गई थी। 3-4 दिन के बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ हमारे दिमाग से कम हुआ था। होटल में जब हम गिरे थे, किसी को बताया तक भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि हमारे जहन में ये भी था कि किसी को कहानी सुनाई तो अगले ये ना कह दें ये झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं, ये कौन से किस्से कहानियाँ, किन दिनों 2004 की कहानी है कि पता नहीं, लोग हमारा मजाक ही ना उड़ाना शुरू कर दे। तो हमने खौफ इस वजह से कि मजाक ही ना उड़ाएं, हमारे साथ तो हो चुका था। 4 दिन के बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुए, तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक वाक़या बन गया, यादगार वाक़या बन गया, जिसको आज तक हम भूल नहीं सके, ना मैं ना संजू। एक और वाक़या भी उनके साथ इसी तरह का हुआ है, मैंने अभी नहीं सुना, उसको रोक दिया कि इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट कहानी में शामिल करूँगा। तो आपके कुछ वर्ड बहुत अच्छे थे सरदार जी, जो आपने कहानी में लिखा, रूहें, मेरी रूहें खड़ी होगी। बलवीर सिंह जी, मेरी लूहें वो पंजाबी स्टाइल में आपने सुनाया, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी सुनाने का स्टाइल। लूहें खड़ी हो गई और मज़ा आया। और जब आपका एंड में खौफ की पोजीशन है वॉइस के अंदर, कि आप एंड में भी डर गए थे, आप बताते हुए ना कि जी वो बात वाकई आप बहुत डर गए थे। तो ये सच्ची कहानी थी जी, जो बलवीर सिंह और उनके साथ जो संजू था उनके साथ ये वाकया पेश है 2004 में। माजरत मैंने शुरू में कर ली आपसे कि आपकी कहानी को मैंने लेट शामिल किया। आप भी कहानियाँ सुनते हैं तमाम, आप बल्कि आपके और भी जिस तरह के ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनको आप सेंड किया करें स्टोरीज़, ताकि वो उनका सफ़र भी अच्छे से अच्छा गुजरे। स्टोरी का मकसद भी ये होता है कि जितने भी लोग घरों में हेडफोन लगा के सुनते हैं या वैसे सुनते हैं या ट्रक वाले सुनते हैं, गाड़ी में सुनते हैं, उनका लम्हा, उनका वक्त, उनका टाइम अच्छा गुजरे। ये मकसद है मेरा कहानी सुनाने का। और आज मैंने कोशिश की है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज थर्ड डे था, कल परसों जो यानी कि जो मंगल बुध को होता है उनमें से शायद मैं कोई कहानी शॉर्ट कर दूं। थर्सडे वाली मैं कोशिश करता हूं सीक्वेंस बनाऊं, आपको लगे आप ट्रक के अंदर शामिल थे। तो एंड में मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है ट्रक के अंदर किन को एहसास हुआ कि वो भी ट्रक के अंदर बैठे हैं, ट्रक की आवाज़ आ रही है और ट्रक चल रहा है और जा रहे हैं। कौन कौन कहानी के अंदर शामिल था, उसने अपने आप को कहानी के अंदर इन्वॉल्व पाया, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी करूंगा किस किस को कहानी अच्छी लगी और सीक्वेंस अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने आप को ट्रक के अंदर पाया और सारा कुछ पाया।
ये थी जी आज की कहानी। आप भी अपनी मुझे कहानी सेंड कीजिए, वॉइस मैसेज कीजिए। कहानी को उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन के लिख के भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। वॉइस मैसेज करेंगे तो लंबा सा वॉइस मैसेज कीजिए। शुरू में अपना नाम, अपना इलाका, अपना शहर बताइए। ये भी बताइए फर्जी लेना है नाम आपका या रियल लेना है। और उसके बाद आपने उस वॉइस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। वॉइस मैसेज करें या कहानी को लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका STORY, स्टोरी, लाजमी आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है, चाहे वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें। क्या लिखना है? स्टोरी। तो जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ये स्टोरी है। और इसको सेंड किस पे करना है? मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे। पाकिस्तान से जो बाहर वाले हैं, पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +92 313 665550 +92 313 665550। और पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर होगा 0313 665550। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।